क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर S.66। आज की क्लास में हम ये पहली बार करने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये 2014 कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं किस तरीके से हम करेंगे। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग बैलेंस शीट। नीचे जो बैलेंस शीट गिवन है इससे आपको क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। आपको देखिए बैलेंस शीट दे रखी है, पहले लाइबिलिटीज़ है, फिर उसके बाद असेट्स है। ठीक है, और यहाँ देखिए पहले करंट ईयर है 31 मार्च 2013 और ये 31 मार्च 2012। क्लियर है बात। उसके बाद आपको दे रखा है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। शेयर होल्डर फंड्स हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, असेट्स में नॉन करंट असेट्स है, करंट असेट्स है। क्लियर हो गई बात ये। अब आप यहाँ देखिए रिजर्व एंड सरप्लस के आगे नोट नंबर 1 है। जैसे ही किसी भी आइटम के आगे अगर नोट नंबर होगा तो वो नोट नंबर नीचे आपको मेंशन कर रखा होगा। बेसिकली रिजर्व एंड सरप्लस के आगे जो नोट नंबर 1 है ये बताता है कि ये जो अमाउंट आए हुए हैं रिजर्व एंड सरप्लस के वो कैलकुलेट करके आए होंगे, यानी कि इसकी कैलकुलेशन होंगी, वो नीचे आपको दे रखा है। मतलब जो नई बैलेंस शीट अब आती है कंपनी की, और बैलेंस शीट में कोई भी आइटम अगर कैलकुलेट होकर आती है तो वो बैलेंस शीट में हम एज इट इज़ फिगर दिखाते हैं, उसकी कैलकुलेशन नोट्स टू अकाउंट्स में होती हैं। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, असेट्स हैं, करंट इन्वेस्टमेंट है। हाँ, ये देखिए इन्फॉर्मेशन क्या है। एक ओल्ड मशीन थी जिसकी बुक वैल्यू 42,000 थी, वो हमने बेच दी कितने में, 56,000 रुपीज़ में। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन द मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर वाज 28,000। डेप्रिसिएशन कितना था मशीन पे, 28,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन था। तो चलिए बेटा इस क्वेश्चन को हम करते हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी आप करेंगे, ठीक है, तो आप सबसे पहले चाहें तो जो कैलकुलेशंस हैं पहले वो कर लें। तो देखिए इसमें आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है, मशीन बिकी है, तो आपको सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपको मशीनरी अकाउंट बनाकर दिखा देता हूँ। ये देखिए मशीनरी अकाउंट आप बनाएंगे। आप चाहें तो मशीनरी अकाउंट शुरू में बना लें, और अगर आप चाहते हैं तो इसे कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट के बाद भी बनाया जा सकता है। ये देखिए ये आपका मशीनरी अकाउंट ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। फॉर्मेट आपके पास है मशीनरी अकाउंट का। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू, आई हैव एक्सप्लेन दिस फॉर्मेट इन डिटेल्ड मैनर। तो चलिए देखते हैं बेटा। मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले आता है मशीन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। क्या आता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो आप देखेंगे यहाँ पर मशीन कहाँ मिलेगा, नॉन करंट असेट्स तो दे रखा है। नॉन करंट असेट्स आपका ये रहा। फिक्स्ड असेट्स प्लांट, ये बेसिकली प्लांट एंड मशीनरी पूरा नाम है, क्योंकि आप ये देखिए ना नॉन करंट असेट्स में आपके पास एक ही असेट्स है, तो वो असेट्स यही होगी जो ये मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी। प्रीवियस ईयर का अमाउंट है 2,80,000, करंट ईयर का अमाउंट है 3,92,000। तो बेटा यहाँ पर आप लिखेंगे टू बैलेंस बी डी। क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू बैलेंस बी डी लिखेंगे। अमाउंट कितना है 2,80,000, और हियर अमाउंट इज़ बाय बैलेंस सी डी। कितना है ये अमाउंट बाय बैलेंस सी डी का, 3,92,000 रुपीज़। क्लियर है बात ये। ठीक है, ये मैंने दो लिख दिए। अब आप वर्किंग नोट्स में आ जाएं। यहाँ देखिए क्या कहा है। देखिए आपको थोड़ी सी है ना इसके लिए कैलकुलेशन करनी होती है, और वो कैलकुलेशन कुछ नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना होता है, फ़ायदा या नुकसान निकालना होता है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक यहाँ देखिए डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी 28,000, तो मैं यहाँ बाय डेप्रिसिएशन लिख देता हूँ। डेप्रिसिएशन यहाँ पर आता है, कितना आ जाएगा ये, 28,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आ गया। क्लियर है बात। उसके बाद इन्होंने कहा एक ओल्ड मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू। बेटा याद रखना इस क्वेश्चन में बुक वैल्यू आपको निकाल के दे रखी है। अगर आपको क्वेश्चन में बुक वैल्यू गिवन नहीं है
तो फिर आप उस सिचुएशन में ये करेंगे, आपको बुक वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू जिस पर हमने उसे बैलेंस शीट में दिखा रखा है। तो एक ओल्ड मशीन जिसकी बुक वैल्यू 42,000 थी, उसे हमने 56,000 में बेचा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू आपको दे रखी है 42,000। कितनी दे रखी है? 42,000, ठीक है। और वॉज सोल्ड फॉर ₹56,000। सेलिंग प्राइस कितना है इसका? अगर आप देखें सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 56,000 का। कितना दे रखा है? 56,000। तो बेटा आप माइनस मत करिएगा, कंपैरिजन करना, यानी कि वो मशीन जिसकी वैल्यू 42,000 थी, हमने उसे 56,000 में बेचा। तो बताइए, ज़्यादा में बेचेंगे तो आपको फ़ायदा होगा या नुकसान? ऑब्वियस सी बात है, आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा आपको? प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस बुक वैल्यू से ज़्यादा है तो प्रॉफिट, और अगर सेलिंग प्राइस बुक वैल्यू से कम है तो लॉस। तो बेटा ये आपका आ गया 14,000, इसे हम बोलेंगे प्रॉफिट। क्या बोलेंगे हम? प्रॉफिट। तो चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर तीन बातें आती हैं, एक डेप्रिसिएशन आ गया, एक सेल आता है और एक लॉस आता है, और इधर प्रॉफिट आता है। फॉर्मेट आपको पता है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाय बैंक और ब्रैकेट में लिखूँगा सेल। कितना है सेल? 56,000 रुपीज़। ये लीजिए 56,000, ये आ गया। क्लियर है बात? उसके बाद आप क्या करेंगे? प्रॉफिट हुआ है, लॉस होता तो मैं यहाँ लिखता, प्रॉफिट है तो यहाँ लिखूँगा। फॉर्मेट में आपके पास है, यू विल राइट लाइक दिस, टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, टू स्टेटमेंट ऑफ P&L इन ब्रैकेट यू विल मेंशन प्रॉफिट। क्लियर? और अमाउंट कितना है? 14,000 का अमाउंट है। बस अब आप क्या करेंगे? इसे क्लोज करेंगे। अगर डिफरेंस इधर आ जाए तो ये परचेज होगा, और अगर डिफरेंस इधर आएगा, इधर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि डेप्रिसिएशन भी आ चुका है, सेल भी आ चुका है यहाँ पर। तो चलिए देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन में इधर ही डिफरेंस आता है आपका, ठीक है। तो बेटा जो मेरे पास आंसर निकल कर आएगा इस साइड का, अगर मैं टोटल करूँ, ठीक है, तो ये टोटल आपका बैठ जाएगा, कितना है? 56,000। यह आ गया 4,76,000 रुपीज़, ये आपका टोटल। और यही टोटल आप यहाँ लिख दीजिए 4,76,000 रुपीज़। क्लियर है? अब इस 4,76,000 में से इन दोनों को माइनस करिए, तो ये हो जाएगा 2,80,000 माइनस 14,000। तो बेटा आपका आंसर आएगा 1,82,000 रुपीज़। ये आपका आंसर आ गया। डेबिट में डिफरेंस आया है, मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट के डेबिट में डिफरेंस आता है, इसका मतलब वो परचेज होता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ लिखा टू बैंक ब्रैकेट में परचेज, और इसे मैं लिख दूंगा बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब आप बैलेंस करके आपने इसे निकाला है। क्लियर हो गई बात? ये आपका मशीनरी अकाउंट तैयार हो गया है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? आपको बनाना है, सबसे पहले आप वो निकाल लिया करें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्यों? क्योंकि वो तो आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास निकालने के लिए। तो चलिए मैं निकालता हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले क्या लेता हूँ? नेट प्रॉफिट लेता हूँ। क्या लेता हूँ मैं सबसे पहले? नेट प्रॉफिट, ठीक है। फॉर्मेट आपको बता रखा था। नेट प्रॉफिट में चार चीज़ें हम ऐड करते हैं, जो आप लेते हैं, चार चीज़ें ऐड करते हैं। ये क्या होता था फॉर्मूला? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब जो मैंने आपको समझाया था उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपके सामने आ रही हैं। नेट प्रॉफिट लेना है, ये कहाँ मिलता है? रिजर्व एंड सरप्लस में। तो अगर हम बैलेंस शीट को देखें, रिजर्व एंड सरप्लस का आगे नोट नंबर 1 है, इसका मतलब नीचे फ़ौरन आ जाएं 1 में, और यहाँ लिखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस। सरप्लस, सरप्लस का मतलब प्रॉफिट। 3,08,000 करंट ईयर में है और प्रीवियस ईयर में 1,82,000 है। क्लियर हो गई बात ये? और नेट प्रॉफिट का हमें लेना कैसे था? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग फिगर बताइए कितनी है? 3,08,000 रुपये। ये आ गया 3,08,000 रुपये। इसमें से माइनस कर दीजिए ओपनिंग। ओपनिंग कितना है? 1,82,000 रुपीज़। गॉट इट? बस अब आप क्या करें, यहाँ पर
इसका आंसर निकालने कितना आ रहा है ये 3,08,000 में से माइनस करते हैं 1,82,000 तो आपका 1,26,000 रुपये ये आ गया। अब इसमें 4 चीज़ें हम ऐड करेंगे। वो 4 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहला जनरल रिज़र्व कहाँ मिलेगा? रिज़र्व एंड सरप्लस में। इसका आगे तो नोट नंबर है, नीचे देखा तो रिज़र्व एंड सरप्लस आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ओके। दूसरा हम लेते हैं प्रपोज डिविडेंड, वो भी नीचे गिवन होगा, वो भी नहीं है। इंटरिम डिविडेंड भी आपको नीचे गिवन होता है, वो भी गिवन नहीं है। और प्रोविज़न फॉर टैक्स मिलता है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न करंट लाइबिलिटीज़ में गिवन नहीं है। तो पता चला ये जो आपका नेट प्रॉफिट आया है इसी को मैं कह दूंगा कि ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है, ये आपका निकल कर आ गया। गॉट इट। और एक बात मैं आपको और बताऊं, अगर किसी भी आइटम के आगे नोट नंबर लिखा हुआ है तो फिर आप उसका अमाउंट नीचे नोट्स टू अकाउंट से लेंगे। जैसे मुझे नेट प्रॉफिट लेना था, कहाँ मिलेगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। मैं यहाँ से नहीं देखूँगा क्योंकि यहाँ पर नोट नंबर है, मुझे जो देखना है वो नीचे से देखना है। क्लियर हो गई बात? हर नोट नंबर जहाँ भी जिस आइटम के आगे नोट नंबर है उसका अमाउंट आप नीचे से लेंगे, ना कि वहाँ से। बाकी जिसके आगे नहीं है वो तो ऊपर से ही लिया जाएगा। तो चलिए अब हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। ये मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 और पेज नंबर है ये S.66। क्लियर है बात ये? अब देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट मैं यहाँ लिखता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आ गया। फॉर द ईयर एंडेड, ये ज़रूर है लिखना, फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, जो करंट ईयर है वो लिखेंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। इसमें अकाउंट तो बनते नहीं, मतलब अकाउंट की तरह इसका फॉर्मेट नहीं है। इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल सा है, एक बड़ा सा कॉलम बनाइए पर्टिकुलर्स का, ठीक है, और बाकी 2 कॉलम आप बना दीजिए रुपीज़ के। ये देखिए ये आपके सामने फॉर्मेट आ गया है, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम आ गया, ठीक है, और फिर यहाँ आप रुपीज़ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रुपीज़। सबसे पहले क्या था फॉर्मेट में? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आप लिखेंगे यहाँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये आ गया। इसके बाद आप लेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम इसमें? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये आ गया। ये हमने वर्किंग से निकाला था और वर्किंग ये रही आपकी 1,26,000 रुपये। तो चलिए देखते हैं, 1,26,000 रुपये मैंने यहाँ पर लिखे। अब इसमें आप ऐड कर दीजिए आइटम्स टू बी एडिड। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे। आइटम्स टू बी एडिड में कैसे लेते हैं और कहाँ कहाँ से मिलेगा? सबसे पहले आइटम्स टू बी एडिड के लिए याद रखिएगा, ये स्टेप मैं बार बार रिपीट करूँगा हर क्वेश्चन में, ठीक है। आइटम्स टू बी एडिड में जब भी आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले ये देखें आपने जो वर्किंग करी है, यानी कि जो अकाउंट बनाए हैं, जो अकाउंट आपने क्वेश्चन में बनाए हैं, वहाँ से आपको 2 चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ जाने के लिए। एक तो डेप्रिसिएशन मिलता है और एक लॉस मिलता है। क्या मिलता है? एक डेप्रिसिएशन मिलता है और एक क्या मिलता है? लॉस। ये 2 चीज़ें हमेशा आपको अकाउंट से मिलेंगी। और शुरुआत ही आप आइटम्स टू बी एडिड की इस तरीके से करिएगा कि पहले आप लॉस और डेप्रिसिएशन दिखा दें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर मशीनरी अकाउंट बनाया था आपके सामने, ये रहा। यहाँ प्रॉफिट है, प्रॉफिट हम नहीं लेंगे क्योंकि वो आइटम्स टू बी डिडक्टेड में जाएगा। डेप्रिसिएशन गिवन है 28,000 का। लॉस नहीं है, कोई बात नहीं, डेप्रिसिएशन तो है। डेप्रिसिएशन आप यहाँ पर दिखा देंगे, मैं यहाँ दिखाऊंगा डेप्रिसिएशन। और मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है?
28,000 रुपये ये इनर कॉलम में कर दिए मैंने। क्लियर हो गई बात ये। अब लॉस तो था नहीं, उसके बाद जो आप देखते हैं ना आइटम्स टू बी एडेड में जाने के लिए, वो देखते हैं आप ये यहाँ नॉन करंट लाइबिलिटीज़ नहीं है, वहाँ से इंटरेस्ट मिल जाता है, तो बेटा यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। नॉन करंट असेट्स में कई बार वो होता है आपका पेटेंट्स और गुडविल, वो भी नहीं है। तो फिलहाल आपका अभी क्वेश्चन में सिर्फ एक ही आइटम गिवन थी आइटम्स टू बी एडेड की, वो क्या थी आपकी, ये रही डेप्रिसिएशन। तो आप यही डेप्रिसिएशन उठा के बाहर लिख दो, ये आ गया आपका डेप्रिसिएशन। अब उसके बाद आप लेस करेंगे आइटम्स टू बी डिडक्टेड। क्या लेस करेंगे? आइटम्स टू बी डिडक्टेड। ठीक है, आइटम्स टू बी डिडक्टेड में आपका सबसे मेनली आता है प्रॉफिट। और अभी अभी आपने अकाउंट बनाया है, क्या अकाउंट बनाया था? मशीनरी अकाउंट। यहाँ से आपको प्रॉफिट मिला 14,000 का। कितने का प्रॉफिट मिला? 14,000 का प्रॉफिट मिला है। तो बेटा यहाँ मैं लिखूँगा प्रॉफिट, ठीक है, और यहाँ पूरा लिख देना प्रॉफिट ऑन मशीनरी। 14,000 का मिला है, एक ही आइटम है, तो आप चाहें अगर एक आइटम हो तो डायरेक्ट यहाँ लिख दें, और अगर दो या दो से ज़्यादा आइटम हो तो अंदर टोटल करके बाहर लिख दें। फ़िलहाल चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 14,000, ठीक है। 14,000 लिखने के बाद मैंने यहाँ ये आउटर में लिख दिया। अगर आइटम्स टू बी एडिड की एक आइटम है तो वो डायरेक्ट बाहर आ सकती है, और अगर दो या दो से ज़्यादा हैं तो फिर अंदर टोटल करके लिख देना। इवन बाहर भी लिख दोगे सारे तब भी चलता है, लेकिन बेहतर तरीका ये है। अब आप क्या करें, चाहें तो इसे ब्रैकेट में ले लें क्योंकि ये लेस करना है, ठीक है। तो अब आप 1,26,000 में 28,000 ऐड करेंगे, ये आएगा 1,54,000। उसमें से 14,000 गए, कितना आ गया? 1,40,000। बेटा इसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंज करने से पहले आपका ये आ गया। बस सारा खेल जो है ना मेन वो यहाँ तक है, इसके बाद का बहुत आसान होता है। तो चलिए मैं यहाँ लेता हूँ इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़। क्या लेता हूँ? इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ का इंक्रीज़ हम लेते हैं, इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़ एंड डिक्रीज़ इन करंट असेट्स। और क्या लेंगे? करंट असेट्स का डिक्रीज़ लेंगे। इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़ लेंगे और करंट असेट्स का डिक्रीज़ लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें क्वेश्चन में आना है और हमें देखना है हमें क्या चाहिए। करंट लाइबिलिटीज़ वो जो इंक्रीज़ हुई हैं। तो चलो करंट लाइबिलिटीज़ देखते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ ये हेडिंग है, ट्रेड पेबल्स गिवन है। करंट ईयर में तो 280 है और प्रीवियस ईयर में 1,82 है। क्लियर हो गई बात ये। तो प्रीवियस ईयर से हम देखते हैं बढ़ना घटना, 1,82,000 से 2,80,000 हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इंक्रीज़ हो गया। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ट्रेड पेबल्स। क्या लिखूँगा यहाँ? ट्रेड पेबल्स लिखूँगा। और डिफरेंस कितना है? 1,82,000 से 2,80,000 हो गया। डिफरेंस कितना है? 98,000 रुपीज़, वो मैंने यहाँ लिख दिए। क्लियर हो गई बात। अब आप इधर देखिएगा मेरी बात ध्यान से। तो करंट लाइबिलिटीज़ तो पूरी हो गई जो इंक्रीज़ वाली हैं। अब करंट असेट्स भी हम देख लें जो डिक्रीज़ हैं। देखो बेटा यहाँ इन्वेंट्रीज़ है, करंट असेट्स में डिक्रीज़ लेना है। 1,40,000 से 98 हो गया, कम हो गया, तो फ़ौरन इसे लिखो इन्वेंट्रीज़। मैं यहाँ क्या लिखूँगा? इन्वेंट्रीज़ लिखूँगा। क्लियर हो गई बात ये। इन्वेंट्रीज़ ये आ गया। कितना अमाउंट है ये? 1,40,000 से 98 हो गया, 42,000 आ गया ये। बताइए क्लियर हो गई बात ये आपके। अब मैं लेता हूँ ट्रेड रिसीवेबल्स। 4,20,000 से 6,30,000 हो गया। मुझे ये नहीं लेना, क्यों? क्योंकि ये इंक्रीज़ हो रहा है और मुझे चाहिए क्या? करंट असेट्स डिक्रीज़ वाला। इसे छोड़ दो, इसे बाद में कंसिडर करेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप नहीं लेते, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो होता है वो सबसे आखिर में आता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को कभी भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन करंट असेट्स के तौर पर नहीं लेना आपको, क्योंकि इसे हम लास्ट में दिखाएंगे। तो बस
इस हेडिंग की 2 आइटम्स थी, मैं दोनों को ऐड करके आउटर में लिख देता हूँ, मेरा आंसर आ जाएगा 1,40,000। क्लियर है? 98,000 प्लस 42,000, आंसर विल बी 1,40,000 रुपीज़। नाउ आई विल डिडक्ट द अपोजिट ऑफ दिस स्टेटमेंट। Here you have taken current liabilities increase, I'll take decrease in current liabilities. Decrease in current liabilities, ये आ गया आपका current liabilities का decrease, और current assets का decrease लिया है तो यहाँ नीचे current assets का increase, increase in current assets, increase in current assets, ये आ गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखें, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? करंट लाइबिलिटीज़ का डिक्रीज़ लेंगे तो चेक करते हैं करंट लाइबिलिटीज़। बेटा करंट लाइबिलिटीज़ आपके पास ट्रेड पेबल्स था और वो हो चुका है, यानी कि कोई भी आपके पास ऐसी करंट लाइबिलिटीज़ नहीं है जो डिक्रीज़ हुई है, तो इसे हम छोड़ देंगे। अब आ जाओ करंट असेट्स का इंक्रीज़। इन्वेंट्रीज हो गया था, आपको दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल्स, 4,20,000 से 6,30,000 हो गए थे, बढ़ गए, तो जितने से बड़ा है वो हम लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है? 4,20,000 से 6,30,000 हो गया, तो बेटा ये 2,10,000 रुपये आ गया। क्लियर है बात? बस यही आइटम दे रखी है तो इसी को आप बाहर लिख देना 2,10,000 रुपये, लेकिन सुने ब्रैकेट में, क्यों? क्योंकि माइनस करना है। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया है ना तो हो सकता है आप क्या करें, सारी फिगर को ऐड कर दें, तो जो चीज़ लेस वाली होती है उसके आगे ब्रैकेट लगा दिया करो। अब आप क्या करेंगे, 1,40,000 में 1,40,000 ऐड करेंगे क्योंकि ये ऐड हुआ था, तो 2,80,000। 2,80,000 में से आपका अगर मैं ये माइनस कर दूं 2,10,000 तो ये आ गया 70,000 रुपये। इसे हम बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब इसमें से हम इनकम टैक्स पेड माइनस करते हैं, लेस इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो डैश आ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स होता है वही होता है, ये गिवन नहीं है, तो अब जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो बाहर आएगा 70,000, और ये पॉजिटिव फिगर आई है, इसे आप कहेंगे कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्या कहेंगे आप इसे? कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये आ गया आपका इनफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ थोड़ा सा टाइम लेता है, अदरवाइज बाकी के जो हैं वो बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ था। अगर आपको इनकम टैक्स नहीं दे रखा तो यही कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन ही आपका कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अदरवाइज आपने अगर दिखा दिया तो डैश डाल के फिर दिखा देना, वरना कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन ही कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होगा इस क्वेश्चन में। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ और हम क्या करेंगे, हम करेंगे फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो देखिए बेटा यहाँ पर हम लेंगे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। जल्दी से आप क्या करें, बी पार्ट लें, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। क्या लेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये आ गया आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो। क्लियर है बात? अच्छा, ये बनता कहाँ से है? नॉन करंट असेट्स। किससे बनेगा? नॉन करंट असेट से बनेगा। तो देखिए ये रही बुक आपके सामने। नॉन करंट असेट्स में हमने देखा तो हमारे पास क्या था? फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स में ये था प्लांट। अच्छा, हमने तो प्लांट का अकाउंट बनाया था, और मैंने जब कॉन्सेप्ट्स बताए थे एट दैट टाइम आई टोल्ड यू इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग एनी अकाउंट, अगर आपने कैश फ्लो में किसी भी आइटम का कोई अकाउंट बनाया है तो फिर बैलेंस शीट से इन्फॉर्मेशन ना लेकर आप कहाँ से लेंगे? अकाउंट से इन्फॉर्मेशन लेंगे। क्लियर हो गई? अगर किसी भी आइटम का अकाउंट बनाया है तो फिर अकाउंट से सारी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, ना कि बैलेंस शीट से। तो हम बैलेंस शीट से ये प्लांट एंड मशीनरी का कुछ भी अमाउंट नहीं लेंगे, ना एडजस्टमेंट देखेंगे, क्योंकि ये बैलेंस शीट से अमाउंट और एडजस्टमेंट सब कुछ हम अकाउंट में दिखा चुके हैं।
तो ये देखिए ये रहा आपका अकाउंट। अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में अकाउंट से जाएगा क्या? अकाउंट से जाएगा ख़रीदना और बेचना। क्या जाएगा अकाउंट से? ख़रीदना और बेचना। तो परचेज तो आपका ये रहा 1,82,000 और सेल आपका ये रहा 56,000। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल ऑफ मशीनरी। मैंने यहाँ लिखा सेल ऑफ मशीनरी और ये अमाउंट बताइए, मशीनरी बेचकर पैसा आएगा कितना है? 56,000 रुपीज़। तो बेटा आप यहाँ लिखेंगे 56,000 रुपीज़ मशीनरी का बेचना। फिर आप यहाँ लेंगे, ये आपने ख़रीदा है, परचेज़ करा है 1,82,000 का, तो आप यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी। व्हाट विल यू राइट? परचेज ऑफ मशीनरी एंड द अमाउंट ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी इज़ 1,82,000। तो मैंने ख़रीदा है 1,82,000 रुपये, ये आ गया। क्लियर है? ये करने के बाद आप दोबारा से नॉन करंट असेट्स में आना और देखना क्या वहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, बस प्लांट एंड मशीनरी ही था, इन्वेस्टमेंट था ही नहीं। अगर होगा तो उसे भी दिखाते हैं। तो फ़िलहाल बस यही दो चीज़ें आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएंगी। बस अब आप क्या करें, ब्रैकेट में ये आंसर आएगा क्योंकि ये फिगर बड़ी है। तो 1,82,000 में से अगर आप माइनस कर दें 56,000 रुपीज़ तो आपका 1,26,000 रुपये ये आ गया। क्लियर हो गई बात ये आपके? और बेटा नेगेटिव है तो आप इसे कहेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ये आपका आ गया। क्लियर है? अब आप सी पार्ट लेंगे। सी पार्ट क्या होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो बेटा ये बनता है आपका कहाँ से? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से और एडजस्टमेंट से। तो चलिए ये बुक में आपके सामने क्वेश्चन है और आपको गिवन है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जो होता है, शेयर्स बेचकर जो पैसा आता है वो शेयर कैपिटल कहलाता है। शेयर्स को बेचकर जो पैसा आएगा वो क्या कहलाएगा? शेयर कैपिटल। तो यहाँ दे रखा है शेयर कैपिटल करंट ईयर में 6,30,000 है और प्रीवियस ईयर में 5,60,000 है। तो ये बढ़ गया। शेयर्स अगर बढ़ते हैं तो वो इशू कहलाता है। जैसा हमने करा था ना डिबेंचर्स में, डिबेंचर्स का बढ़ना इशू ऑफ डिबेंचर्स कहलाता है। ऐसे ही शेयर्स का बढ़ना क्या कहलाता है? इशू ऑफ शेयर्स। तो 5,60,000 से कितना हो गया? 6,30,000 हो गया, 70,000 रुपये से बढ़ गया। तो 70,000 से बढ़ा है, इसे मैं लिखूँगा इशू ऑफ शेयर्स। क्या लिखूँगा? इशू ऑफ शेयर्स। फॉर्मेट में आपके पास लिखा हुआ है, या इसे आप ये भी लिख सकते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। इतना भी लिखेंगे चलेगा। जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो पैसा आता है। इशू का मतलब सेल करना होता है। अच्छा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से आपने बस ये दिखाया। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जो लिखा जाता है वो शेयर होल्डर फंड से लिखा जाता है और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और एडजस्टमेंट। तो शेयर होल्डर फंड से बस यही आना था। रिजर्व एंड सरप्लस का अपना अलग ट्रीटमेंट था, वो इसमें नहीं आता। इसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज़ गिवन नहीं है और नीचे एडजस्टमेंट में आपको कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो इसमें जाएगी। तो इसमें बस एक ही आइटम आपको गिवन थी इशू ऑफ शेयर्स की, तो यही आपका बाहर आ जाएगा और इसे हम बोलेंगे कैश इन फ्लो। क्या बोलेंगे? कैश इन फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश इन फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से आपका ये इनफ्लो हुआ। तीनों एक्टिविटीज़ से आपने इनफ्लो आउटफ्लो जो निकलना था वो निकाल लिया। नाउ व्हाट विल यू डू? यू विल ऐड द फिगर्स कमिंग आउट फ्रॉम सेपरेट एक्टिविटीज़। आप यहाँ ए बी सी तीनों को ऐड कर देना। ठीक है, चाहो तो यहाँ अमाउंट भी लिख लो। ए का अमाउंट कितना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग का? 70,000 रुपये। ये था बाहर वाले कॉलम में 70,000 रुपीज़। यू विल राइट हियर, ये आ गया 70,000 रुपये प्लस। अब ये बताइए ये आपका माइनस में है तो माइनस में लिखिए, ये प्लस मत करिए, माइनस कर दीजिए इसे। 1,26,000 रुपये आ गया।
और फिर आपका ये पॉजिटिव बैलेंस है 70,000 रुपये, ये आपका आ गया। तो यहाँ अगर आप देखें 70 + 70 1,40,000, 1,40,000 माइनस 1,26,000 कितना आ गया, 14,000 आ गया। ये आउटर कॉलम में पॉजिटिव फिगर आ गई। अगर ये पॉजिटिव आती है तो मैंने लिखवाया था, ये कहलाता है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें आप ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये देखिए ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। देखते हैं क्वेश्चन में, करंट असेट्स में मिलता है वो जो हमने कैश छोड़ा था। ये देखिए ये रहा करंट असेट्स, इसमें ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है या नहीं, ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर वाले को हम ओपनिंग बैलेंस भी बोलते हैं। तो मुझे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्रीवियस ईयर का लेना है, कितना है, 84,000। ये देखिए मैंने यहाँ पर जैसे ही मैं 84,000 लिखूँगा, मुझे क्या करना है, नेट इंक्रीज में ऐड करना है, यानी कि 14,000 में 84,000 ऐड करना है। मेरे पास ये आ गया 98,000। कितना आ गया, 98। इसे मैं लिखूँगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या लिखूँगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये आपका आ गया। अब आप क्या करेंगे, अगर ये फिगर क्वेश्चन में जो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है उससे मैच हो जाती है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। देखिए कितना आ रहा है, 98,000 आ रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 98। और हमारा भी आंसर क्या है, 98। क्लियर हो गई बात। ये भी कितना है, 98। तो ये होता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए ये पूरा कंप्लीट यहाँ से शुरू हुआ ये, ठीक है, और यहाँ से शुरू होकर ये यहाँ पर ये आ गया आपका। क्लियर हो गई बात ये। तो ये था आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 करा, पेज नंबर S.66 पर। अभी जब हम 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे तो आपको ये बातें याद हो जाएंगी, और कुछ बातें तो आपको याद रखनी है। वो क्या है मैं आपको बता दूं। जो भी आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ निकालेंगे वो हमेशा हमेशा कहाँ से निकलेगी, नॉन करंट असेट्स को लेकर निकलेगी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो आप बनाएंगे, ये रही फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और एडजस्टमेंट को लेकर बनेगा। क्लियर हो गई बात। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आगे के और क्वेश्चंस आपके पास आते रहेंगे इसी तरीके से। तब तक के लिए गुड बाय।